स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं, और जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पहला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, और ये वस्तुएं जो है पदार्थों अथवा द्रव्यों से मिलकर बनी होती हैं। जिसमें आपको द्रव्य के बारे में बताया गया था कि द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करने का गुण होता है। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा ये 9th में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप लोग बताए थे कि पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है, और परिवर्तन इस तरह से परिवर्तन पदार्थों में जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है, मतलब कुछ क्षण के लिए होता है, फिर अपने वो मूल अवस्था में क्या होता है, आ जाता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप, रंग, आकार तो बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तथा साथ ही साथ कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे हमने आपको बताया था कि फैन का चलना, फैन चल रहा है, फिर बंद हो जाएगा तो फिर फैन अब के रूप में आ जाएगा। या कह सकते हैं कांच के बर्तन का टूटना, कांच के बर्तन अगर टूट गए तो उनको पिघला कर आप फिर कांच के बर्तन बना सकते हैं। ठीक है, तो और भौतिक परिवर्तन में और क्या ले सकते हैं, जल, जैसे बर्फ़ ले लीजिए, बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल बनता है, जल को और गर्म करते हैं तो वाष्प बनता है, फिर वाष्प को संघनित करते हैं तो जल बनता है, फिर जल को और ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बनता है। इस तरह से ये अस्थायी परिवर्तन होता है, और केवल इसमें रूप रंग बस बदलता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, फिर वो मूल वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रूप, रंग, गुण तथा रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाता है, और साथ ही साथ एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जैसे हमने दूध बताया था, दूध से दही का बनना, चावल का पकना, दाल का पकना। ठीक है, ये सब जो परिवर्तन होते हैं, ये सभी परिवर्तन किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कि ये आपके जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये भी देखिए, जब ये दो पदार्थ यहाँ क्रिया किए हैं तो देखिए दो पदार्थ इधर बन गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभिक्रिया करके बने हैं। तो जो उसके बाद हमने आपको बताया था कि अभिकारक और उत्पाद, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी यही भाग ले रहे हैं, इनको अभिकारक कहेंगे, और इनके फलस्वरूप जो बनते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहते हैं। उसके बाद आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि बताए थे कि कैसे आप रासायनिक समीकरण संतुलित करिएगा। लेकिन यहाँ भी मैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताने चल रहा हूँ, लेकिन जो मैं विधि बताया था उस विधि से आपको नहीं करना, इसको सिंपल वे में करना है। और ये आपके प्रश्नावली NCERT के बुक में ये सवाल आपका दिया हुआ है, तो हमने कहा कि लाओ पहले इसको बता देते हैं, ताकि जब संतुलित की बात हुई है तो संतुलित करना आप शॉर्टकट में कैसे करेंगे उसको भी जानिए। ठीक है, अब आइए देखिए, यह है निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस माइनस H2O, यानी नाम क्या होगा, इसको हम कहेंगे नाइट्रिक अम्ल, इसको हम कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट है, और ये आपका जल है, इसको लवण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो देख सकते हैं आप हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। अच्छा, ऑक्सीजन के लीजिए तो 2 3 6 इधर है, और 6 और 1 7 ऑक्सीजन इधर है, इधर देखिए तो 2 इधर है, 2 3 5 है। ठीक है, तो 2 3 6 और 6 2 8। एक काम करिए ना कि हाइड्रोजन देखिए उधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन देख लीजिए तो 2 यहाँ हाइड्रोजन है, और 2 और 1 हाइड्रोजन यहाँ, और इसमें देखिए कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो एक काम करते हैं कि 2 से आप यहाँ गुणा करेंगे, पहले 2 से गुणा करेंगे। अब देखिएगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ इधर हो गए, आप 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 तो मिलके 4 हाइड्रोजन होगा, और इधर देखिए कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी आप क्या करिए 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब मिलाइए तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। अच्छा, Ca मिलाइए, Ca 1 था, Ca इधर भी क्या है, 1 है। ऑक्सीजन मिलाइए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए,
3 6, ये 2 से इसमें गुणा हो जाएगा ना, तो 2 3 6 यहाँ हो जाएगा, तो 6e और 2e मिलकर कितना हो गया 8, यहाँ मिलाइए देखिएगा किसका इसमें गुणा होगा, तो 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। भाई बाहर होने का मतलब यह है जो बाहर मान होता है वो सबके लिए होता है, तो दो जो है हाइड्रोजन के लिए भी है और 2 ऑक्सीजन के लिए भी, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से 2 था, नीचे 2 है ना, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 नहीं 4 और 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 3 6 ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 2 8 और 8 इधर है। सी अकेले हैं, सी अकेले हैं। NO3 देखिए, NO3 कितना है, NO3 का होल ट्वाइस है, इसका मतलब 2 से सब में गुणा होगा ना, फिर कोष्टक के अंदर गुणा करो, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन है। अच्छा ऑक्सीजन देख लीजिए 2 3 6, इधर भी देखिएगा 2 3 6, ठीक है, 8 6 इधर 8 है और उधर भी 8। इस तरह से ये आपका सब संकट क्या हो जाएगा संतुलित। लेकिन इसको ये ढांचा बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये ढांचा संकट, क्या बोलते हैं ढांचा संकट। इसको आप क्या करेंगे, ये लिख दे रहा हूँ ढांचा, ढांचा संकट। अब हम क्या लिखेंगे, संतुलित संकट, संतुलित संकट कैसे लिखेंगे, तो आगे को से पूरा कर दीजिएगा 2HNO3 प्लस बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, CaOH का होल ट्वाइस, फिर बाहर क्या है CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2H2O, ठीक है। इस तरह से देखिएगा। नामकरण करना चाहें तो नामकरण कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, क्या कहेंगे नाइट्रिक अम्ल। ये सूत्र जो है आप रट जाएंगे, नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको देखिए कैल्शियम नाइट्रेट कहते हैं, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, इसका नाम होगा कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। और इसे आप जानते हैं जल होता है, तो ध्यान दीजिएगा ये नाइट्रिक अम्ल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम नाइट्रेट है और वो जल है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे आता है, तो आप मार्केट से जो चूना लाते हैं, चूना लाते हैं कली का चूना CaO, मार्केट से आप खरीदते हैं कली का चूना लाते हैं, और जब इसको आप क्या करते हैं पानी में घोल देते हैं H2O में, ये बनता है CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी इसको हम कहते हैं कली का चूना, और कली का चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इस चूने का उपयोग पान में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, बाकी घर की पुताई करने में किया जाता है, इसी चूने का इस्तेमाल आप करते हैं घरों को रंगने वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आता है। अच्छा अगला देखिए, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला इसको संतुलित कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए सोडियम को पहले गिनते हैं, सोडियम देखिए तो यहाँ 1 है, इधर सोडियम कितना है 2 है। तो संतुलित संकट वह संकट होता है जिसमें बाएं पक्ष यानी अभिकारक के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में उपस्थित यौगिक के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित यौगिक के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ देखिए सोडियम 2 था, इधर सोडियम 1 है, तो क्या करेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 2NaOH प्लस। अब देखते हैं कि तो संतुलित हो गया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर कितना है, ये 2 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ भी 2 हो गया ना, यहाँ लिख दीजिए H2SO4 लिखे हैं, H2SO4। अब आप देख सकते हैं भाई सोडियम 2 था, सोडियम से गुणा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, जैसे था वैसे कर दीजिए। इधर आइए Na2 देखिए, Na2 है, SO4 है प्लस। अब थोड़ा सा देखिए गणना करते हैं, देखिए सोडियम 2 था, इधर भी सोडियम 2 है, सल्फर देखिए 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन को गिनिए 4 ऑक्सीजन है यहाँ और 2 तो यहाँ,
बाहर 2 है ना, तो 2 से इसमें पूरा हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 4 ये मिलकर 6 हो गया। इधर भी देखिए 4 है, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो कितना चाहिए 6 चाहिए ना, तो यही 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, अब गणना करिए, 2 ऑक्सीजन है यहाँ, 4 2 यहाँ, 4 2 6। अच्छा इधर आइए, 4 यहाँ और 2 यहाँ, 4 2 6, क्लियर। अच्छा हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा है ना, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, 2 मिलके 4। इधर के लिए तो 2 नहीं 4, ये भी संतुलित हो गया। सोडियम 2 सल्फर 1, इस तरह से आप संतुलित कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको तेजाब बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये आपका क्या नाम है? सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इसको हम कहेंगे। इसी प्रकार इधर भी आइए, इसको संतुलित करते हैं, तो देखिए N कितना है, इधर 1 है, इधर भी N 1 है, क्लियर। अच्छा चलिए क्या करें, Cl 1 है, Cl 1 है, ये भी क्लियर। अच्छा Ag 1 है, Ag 1 है, क्यों? ठीक है। NO3 1 है, ये NO3 1 है। इसका मतलब ये ऑलरेडी क्या है, ये संतुलित है, बस नाम लिख दे रहे हैं, ये ऑलरेडी संतुलित है, तो इसका नाम बस मैं लिख रहा हूँ। इसका नाम होगा सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कहते हैं क्या? नमक, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? नाम सोडियम नाइट्रेट। ये नाम आप याद रखेंगे। देखिए वैसे पहचान कैसे करोगे? Na है तो Na को का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का होता है, Cl है, क्लोरीन का होता है, इसको क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया। Ag सिल्वर का प्रतीक है, अर्जेंटेनियम जिसको आप बोलते हैं, आयनोथिक नाइट्रेट का, Ag सिल्वर का, Cl क्लोराइड है। फिर देखिए Na सोडियम है, आयनो3 नाइट्रेट है। जहाँ NO3 होगा वो नाइट्रेट उसको बोलते हैं, ठीक है। SO4 होगा तो उसको सल्फेट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा इसको बनाते हैं, Ba 1 है, Ba 1 है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। Cl कितना है? 2 है। Cl कितना है? 2 है। इधर Cl कितना है? 1 है, तो 2 से हम गुणा कर लिए, ठीक। जब वहाँ 2 से गुणा हो जाएगा तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। अच्छा 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितने हैं? इधर 2 हाइड्रोजन है। SO4 1 ही था, SO4 1 ही था, सब केवल यही 2 से गुणा करते हैं। BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 से यही गुणा कर देंगे 2HCl। इसको कहते हैं बेरियम सल्फेट, यानी यही लवण, क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसको हम कहते हैं बेरियम क्लोराइड। तो ये नामकरण भी आप कर लेंगे, बेरियम क्लोराइड। बस इतना याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण संतुलित कब होता है? जब बाएं पक्ष में उपस्थित जितने तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या और दाएं पक्ष में उपस्थित उनके उस तत्व के परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। मतलब अगर सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। चाहे ऑक्सीजन इधर अगर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं हो कि कोई तत्व अधिक हो जाए और कोई तत्व कम हो जाए तो उससे संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, संतुलित समीकरण वह होता है जिसमें बाएं पक्ष व दाएं पक्ष में उपस्थित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं आपस में क्या होती है?
बराबर हो जब होती हैं तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण। देखिए यहाँ जो ये NaCl और AgNO3 था, तो देखिए Na अकेले था, Na अकेले था, Cl अकेले था, Cl अकेले था, Ag अकेले, Ag अकेले, NO3 अकेले, NO3 अकेले, तो इसको हम कहेंगे संतुलित समीकरण कहेंगे, ठीक है। और बाकी संतुलित नहीं था तो इसको हमने संतुलित किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे आपके सामने देखिए। इसके बाद जो हेडिंग आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया में आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक। एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार में पहला प्रकार होता है योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरा होता है प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरा वियोजन अभिक्रियाएं, चौथा अपघटन अभिक्रियाएं और पांचवा उभय अपघटन अभिक्रियाएं। थोड़ा सा सरसरी निकाय से इसको समझने का प्रयास करते हैं। योगात्मक में क्या होता है कि भाई दो अभिकारक पदार्थ हो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ हो, जब परस्पर मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अथवा संयोगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यानी कुल मिला के एक या एक से अधिक अभिकारक जोड़ते हैं और जुड़कर कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी यौगिक में से कोई तत्व प्रतिस्थापित हो जाता है उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी दूसरे तत्व से। यानी कोई यौगिक का तत्व किसी यौगिक में उपस्थित तत्व को क्या करेगा, विस्थापित कर देता है और उसका जगह अपने ले लेता है। जैसे मान लीजिए दो बच्चे हैं बैठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए उनको इंटरचेंज किया जाता है तो एक को दूसरे की जगह और दूसरे को पहले की जगह, यानी स्थान का ग्रहण होना, ये आपका प्रतिस्थापन में हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ या यौगिक टूट जाए और टूटकर अलग अलग छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। तो इससे नाम से स्पष्ट है, वियोजन माने टूटने से कोई बड़ा चीज़ कोई बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में विभक्त हो जाता है, तो उसको हम वियोजन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका अपघटन भी टूटने से ही मतलब होता है। और इसमें अपघटन में भी दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय अपघटन होता है, एक विद्युत अपघटन होता है। कुछ अभिक्रियाएँ ऊष्मा, जैसे जब हम ऊष्मा देते हैं तो वो वियोजित होते हैं, और ऐसी कुछ अभिक्रियाएँ जैसे जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब वो वियोजित होते हैं। जैसे जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे नमक का घोल है, नमक के घोल को हम कहेंगे वैद्युत अपघट्य, लेकिन जब नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयनों में विभक्त हो जाता है, तो यह अपघटन भी आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार वह अपघटन अभिक्रिया भी है, तो कहने मतलब ये वियोजन से ही रिलेटेड हो जाता है। लेकिन हमको सबसे पहले ये पढ़ना है, सबका विस्तार से एक एक परिभाषा मैं बताते चलूँगा, उसको लिखवाते चलूँगा। तो योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं
योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे कार्बन तथा ऑक्सीजन संयुक्त करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा C+O2 = हो जाएगा CO2। ये देखिए, ये जो अभिक्रिया है इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक, संयोगात्मक या संयोजन। देखिए संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं और जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब दो पदार्थ या कह सकते हैं दो तत्वों या यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? संयोगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। ये तो पहला हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम ले सकते हैं अमोनिया NH3+ HCl। देखिए ये अमोनिया गैस है और ये गैस क्या है? HCl। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब अमोनिया गैस में, ये अमोनिया गैस है HCl, यह अमोनिया गैस कहाँ पाया जाता है? तो आप कहिएगा शौचालय में। कहाँ पाया जाता है? शौचालय में। शौचालय के किनारे जब आप जाते हैं तो आपको अजीब तरह का स्मेल आता है, अजीब तरह की बदबू आती है। ठीक है, जो बदबू आती है उसी गैस को हम क्या कहते हैं? अमोनिया गैस कहते हैं। इसका उपयोग बहुत कारगर होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो अश्रु गैस बनाने में। जब कभी बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पुलिस लोग उस भीड़ को तितर बितर करना चाहते हैं तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, जिससे आंसू गैस, जिसमें ये अमोनिया का ही इस्तेमाल किया जाता है। और जब वो आंखों में उसका जो गैस जब पड़ता है तो व्यक्ति को सामने से दिखाई नहीं देता है, केवल उसके आंखों से आंसू गिरते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अश्रु गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अश्रु गैस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब अमोनिया और HCl ये आपस में संयोग करते हैं तो ये बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको हम कहते हैं हिंदी में कहेंगे नौशादर। क्या कहेंगे? नौशादर। याद रखिएगा। कोई और एग्जाम्पल है? ये अमोनिया है, ये HCl है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मिलकर बनाते हैं नौशादर। ये तीसरा दिखेगा। ये अगला है आपका, ले सकते हैं कि H2+O2 = H2O। यानी इसको हम जलाते हैं, यानी हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं, इन दोनों को जलाने पर क्या होता है? जलाते हैं तो ये जल वाष्प बनता है H2O। देखिए संतुलित नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 चाहिए तो 2 से आंकड़ा कर। अब हाइड्रोजन 2 कितना हो गया? 4। इधर भी 4 चाहिए था तो 2 से इधर पूरा कर दीजिए। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं संयोगात्मक अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, इसमें देखिए 2 अभिकारक है, इसमें भी 2 अभिकारक है, इसमें भी 2 अभिकारक है, और परस्पर मिलकर योग करें, योग करके और क्या करें? एकल उत्पाद। देखिए सब एकल है, ये भी एकल है, ये भी एकल, ये भी एकल। जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फाइनल होता है। देखिए अगला जो आपका नंबर था प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये क्या होता है भाई? हमने आपको अभी जस्ट इसके पहले बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के किसी परमाणु या मूलक का स्थान कोई अन्य परमाणु या मूलक क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात कर रहे हैं Zn + H2SO4। ये देखिए Zn जो जिंक है, ये क्या है?
जिंक एक तत्व का परमाणु है, ये जिंक है। और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब ये देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये अम्ल के साथ साथ यौगिक भी है। आप कहेंगे यौगिक क्या? तो यौगिक की परिभाषा 9 में आपको बताया गया था, जिसमें एक से अधिक जब परमाणु जब किसी तत्व में या कह सकते पदार्थ में एक से अधिक परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो देखिएगा जैसे मान लीजिए यहाँ 2 तत्व है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये 3 तत्व इसमें है, 3 तत्वों के परमाणु हैं, तो ये मिला हुआ है इसलिए यौगिक है। जबकि जिंक में ये जिंक एक प्रतीक होता है, तत्व होता है, ठीक है, तो यह जिंक का परमाणु है। तो परिभाषा वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक, ये हो गया आपका यौगिक के किसी परमाणु, यौगिक का परमाणु क्या है? हाइड्रोजन। यौगिक के किसी परमाणु का मूलक के परमाणु कहिए या मूलक के स्थान पर अन्य परमाणु या मूलक आ जाता है। मतलब अब ये साहब जा रहे हैं, ये जाएंगे इनके पास और जिंक जाएंगे इनके पास, ध्यान दीजिएगा। अब ये जिंक इनका स्थान लेंगे और ये किनारे हो जाएंगे, तो जिंक को इनके साथ इनकी जगह से हटाइए, तो यहाँ जिंक को इनके पास जोड़ेंगे तो Zn SO4 हो जाएगा प्लस। अब ध्यान दीजिएगा जिंक गए H2 के पास, तो H2 आएंगे इनके पास, तो प्लस क्या लिख देंगे H2। फिर इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा ये भाई कहाँ जाएंगे? इनके पास, और Cu कहाँ आएंगे? ये भाई के पास। तो ये भाई इनके साथ जोड़ दीजिए तो क्या होगा? ये भाई SO4 प्लस और ये भाई SO4 हो गया, अब प्लस Cu अलग हो जाएंगे, Cu अलग। यानी कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक आपका यही था, यौगिक के किसी परमाणु ये था, परमाणु का स्थान कोई अन्य परमाणु क्या करता है? ग्रहण कर लेता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। जैसे जिंक इसमें हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, कहा कि हटो यहाँ से, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, और इस तरह से Zn SO4 बन गया। तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास आ जाएंगे, तो प्लस H2 लिख दीजिएगा। इसी प्रकार ये आयरन कह रहा है कि कॉपर से हटो यहाँ से, अब मैं स्थान ले लूँगा, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। अब कॉपर आ गए आयरन के पास और आयरन चले गए कॉपर के पास, ठीक है। इस तरह से इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट और ये हो गया कॉपर। ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट। ये देखेंगे जिंक सल्फेट, क्या नाम है? जिंक सल्फेट। इसका नाम आप जान ही रहे हैं, ये कॉपर है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका नाम होगा CuSO4 है ना, तो इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट CuSO4। और इसके पहले मैं जो एग्जांपल दिया था NH3 + HCl वाले में, थोड़ा सा उसमें मिला लीजिएगा NH3 + HCl। इसमें हम लोगों ने पाया था क्या? NH4Cl। इसी को हम औसाकर करते हैं या हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, लेकिन नामकरण में थोड़ा सा मैं मिस्टेक बोल दिया हूँ। यह Cl जो है यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है, यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ लिख दीजिएगा, या बस यही चीज निकलना था। ये हमारे हमसे हमको महसूस हुआ है कि लग रहा था मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैं यहाँ बोला हूँ, तो शायद मैं बोला था। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह आप क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। और ये मिलकर बनाते हैं NH4Cl, जिसको हम कहते हैं नौसादर, या रासायनिक नाम होगा अमोनियम क्लोराइड आई। तो मतलब इस तरह से हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में ये 2 अभिक्रियाओं को बता दिया, योगात्मक अथवा संयोगात्मक अभिक्रिया, दूसरा अभिक्रिया प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। अब अगला जो है आपको वियोजन बताएंगे, फिर अपघटन बताएंगे, फिर उभय अपघटन बताएंगे। तो हमें विश्वास है कि जो भी आज आपको बताया गया है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसका आप नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इच्छा करेगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो इससे हम लोगों का मनोबल और ऊंचा होगा और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो जो है बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।